Hello friends, in our last lecture we have discussed about the word term evidence। हमने एविडेंस को पूरा डिस्कस किया था कि एविडेंस क्या होता है और कितने इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स को लेकर के भी हमने इसको डिफाइन कर दिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। जो हमें अगला डेफिनेशन देखना है क्लॉज में वो है प्रूव्ड। तो एक वर्ड यहाँ पे आता है प्रूव्ड, एक वर्ड आता है डिसप्रूव्ड और एक आता है नॉट प्रूव्ड। आगे है नॉट प्रूव्ड। ये तीनों को हम एक साथ पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसको हम लोग एज अ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहला एक आता है वर्ड प्रूव्ड, एक आता है नॉट प्रूव्ड और एक आता है डिसप्रूव्ड। तीन वर्ड हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें रखते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, ए का मर्डर कर दिया। अब इसमें कुछ एविडेंस, जब इसका ट्रायल चलेगा तो कुछ एविडेंस आएंगे। तो एविडेंस में एक आया विटनेस W1, तो P W1 आया प्रोसिक्यूशन की साइड से। तो इसने कहा कि मैंने ए को देखा कि ए ने ए बी को मारते हुए मैंने देखा, मतलब ये आई विटनेस था। एक और विटनेस आता है P W1, P W2। ये क्या कहता है कि मैंने ए को देखा कि ए इसको जब बी को मार रहा था तो मैंने अपनी विंडो से देखा। तो ये अपनी विंडो से देखा। एक और विटनेस आता है P W3। ये कहता है कि मैंने ए ने जब गन चलाई तो मैंने उस बुलेट की आवाज़ सुनी और सुनने के अकॉर्डिंग जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे ए का मर्डर हो गया था। और इसके साथ साथ एक और एविडेंस आया, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया। उस जगह पे CCTV कैमरे का फुटेज। अब ये चार एविडेंस आए। अब इस चारों के बेसिस पे जो भी चीज़ें प्रूव होंगी उसकी हम लोग बात करेंगे, प्रूव, नॉट प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड के बारे में। अब यहाँ पे मैटर था कि ए ने बी को मारा। अब कोर्ट में क्या हुआ कि पहले P W1 को बुलाया गया। तो P W1 जो कि एक रियल में आई विटनेस था, उसने सारी सर्कमस्टांसेस को बताया कि कैसे कैसे जो ए है उसने बी को कैसे मारा, क्या हुआ इनके पहले, क्या कर रहे थे ये लोग, ऑफेंस के बाद क्या हुआ, कैसे उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद ए कहाँ भाग गया है। तो ये जो भी चीज़ें बताया ये सब कुछ अ, सही निकली। तो ये जो उसने जो भी स्टेटमेंट दिया ए ने, जो P W1 में जो भी दिया वो चीज़ें प्रूव हो गई। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो भी स्टेटमेंट किसी पर्सन ने दिया वो स्टेटमेंट प्रूव्ड हो गया। अब बारी आई P W2 की। P W2 ने कहा कि मैंने अपने विंडो से उसको देखा, लेकिन P W2 जो है वो सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसने वो सीधे कहता है कि बस मैंने देखा कि ये इसको मार रहा था। बट एक्चुअल में जब इस जगह की स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या उस जगह से, मतलब रियल में उसके विंडो से वो दिखता है कि नहीं, तो ये पता चला कि जो भी वो प्लेस था उसकी विंडो से वो नहीं दिख रहा था। तो अगर उसकी विंडो से नहीं दिख रहा है तो मतलब कि P W2 जो भी बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है। तो उस वहाँ पे उसके जो भी स्टेटमेंट थे वो प्रूव नहीं हो पाए, तो वो डिस्प्रूव्ड की कैटेगरी में चले गए। फिर यहाँ पे P W3 है। इसने जो भी कहा कि जब बंदूक से गोली चली तो उस वहाँ पे बुलेट की आवाज़ आई, बुलेट बंदूक के चलने की आवाज़ आई बुलेट की। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि ए ने बी को मार दिया है। बट एक्चुअल में क्या था, जब वो वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे बस बी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये वहाँ पे कोई नहीं था। तो उस केस में इसने भी जो एविडेंस दिए वो डिस्प्रूव्ड हो गए। अब जब कोर्ट क्या करेगी, कंसीडर करेगी इसमें CCTV एविडेंस को, जब उसने देखा, फुटेज देखा, तो उसमें जैसा ए ने बताया था वो सारी चीज़ें सही होती चली गई और जो बाकी सब ने बताया था वो उसमें नहीं हो पाया। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रूव हो गई, जो भी चीज़ें उससे वैलिड कर देती हैं केस को, तो वो एविडेंस जो है प्रूव्ड की कैटेगरी में आ जाता है। और जो भी चीज़ें प्रूव नहीं कर पाती हैं, प्रूव नहीं कर पाती हैं, तो वो हो जाती हैं डिस्प्रूव्ड की कैटेगरी में, कि वो डिस्प्रूव्ड है। अब एक आता है वर्ड नॉट प्रूव्ड। क्या होता है? तो नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ चार एविडेंस थे, मान लीजिए ऐसे हमारे पास कि एक एविडेंस और होता, एक और एविडेंस होता E2, E1, E2। तो अगर ये एविडेंस कोर्ट के पास है लेकिन अभी ये एविडेंस ना ही प्रूव हुए हैं, नॉट प्रूव्ड
नॉट प्रूव्ड, और ना ही नॉट डिस्प्रूव्ड, ना ही ये प्रूव हो पाए हैं और ना ही ये डिस्प्रूव हो पाए, मतलब इन पे अभी कोई भी क्रॉस नहीं हुआ है, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे एग्जामिनेशन इसका नहीं हो पाया है। तो ऐसे एविडेंसेस जिनका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हो पाया है उसको हम लोग नॉट प्रूव्ड कहते हैं, मतलब कि नो एग्जामिनेशन डन, का एग्जामिनेशन नहीं डन होता है। अब अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी एविडेंस होगा जिसका एग्जामिनेशन नहीं डन हुआ है, जब उसका एग्जामिनेशन होगा तो या तो वो प्रूव्ड हो जाएगा, सॉरी या तो वो डिसप्रूव्ड हो जाएगा, और या तो वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो जो नॉट प्रूव्ड होता है वो आगे चल के या तो प्रूव्ड बनेगा या तो वो डिसप्रूव्ड बनेगा। तो प्रूव्ड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ प्रूव्ड हो जाए तो उसको प्रूव्ड कहते हैं। जब कोई एविडेंस कोई फैक्ट को डिसप्रूव नहीं प्रूव कर पाता है तो वो डिसप्रूव्ड में चला जाता है। और नॉट प्रूव्ड का मतलब कि जब तक उससे ना ही उस एविडेंस को चेक नहीं किया गया तब तक वो नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में रहता है। अब ये जो डिसप्रूव्ड है इसको हम लोग फॉल्स भी कहते हैं, मतलब कि फॉल्स मतलब ये गलत हो गया एक तरीके से। तो ये फॉल्स के जैसा ही वर्ड है डिसप्रूव्ड, इसका मतलब कि फॉल्स के जैसा है, इसको हम लोग डिसप्रूव्ड कहते हैं, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। अब हम लोग में चलते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। तो डेफिनेशन में सीधा सीधा है प्रूव्ड, तो प्रूव्ड का मतलब होता है ए फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड, किसी फैक्ट को कहा जाएगा कि वो प्रूव हो गया व्हेन, जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, जब किसी भी मैटर को कंसीडर किया जाता है, बिफोर इट, मैटर को कंसीडर किया जाता है बिफोर इट, मतलब कोर्ट के पास, द कोर्ट आइदर बिलीव, यहाँ पे कोर्ट बिलीव करता है कि इट टू एग्जिस्ट, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो जब वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको मान लिया जाता है कि वो प्रूव है। और कंसीडर इज एग्जिस्टेंट सो दैट अ प्रोबेबल दैट a prudent man under the circumstances of a particular case to act upon the position of that exist, मतलब कि या तो कोर्ट को पता चल जाए कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट कैसे कि उस चीज को एक प्रूडेंट मैन जो कि सामान्य आश है, जिसके पास एक नॉर्मल पर्सन है, वो भी अगर उस कंडीशंस को देख के कहता है कि हाँ ये चीज हुई होगी, उसी को ये ऐसा ही हुआ होगा, वो केस में कहा जाता है कि उस फैक्ट को प्रूव कर दिया गया। तो होता है ये हो गया कि जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो एक फैक्ट प्रूव्ड हो जाता है। डिस्प्रूव्ड क्या होता है? ए फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड, किसी चीज को डिस्प्रूव कब कहा जाएगा? व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, कोर्ट क्या करती है, बिलीव करती है दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये वर्ड मार्क करके रखना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे जब वो चीज डज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप मतलब कि ए है, ए ने बोला बी से कितना भी बार कि मैंने सर अपने विंडो से देखा, बट एक्चुअल में क्या था कि उसकी विंडो से वो कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो सीन ही नहीं, वो जगह ही नहीं दिख रही थी। तो इसने जो भी चीज़ बताई वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस चीज़ को हम कह देंगे कि ये डिस्प्रूव्ड हो गया। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉट प्रूव्ड। तो नॉट प्रूव्ड क्या होता है? ए फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, जब ये ना ही प्रूव हो पाया है ना ही डिस्प्रूव्ड हुआ है, मतलब कि ये मिडिल कंडीशन है, मिडिल में है। अब इसका भी एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, इसका कोई एग्जामिनेशन, नो एग्जामिनेशन डन। तो अगर ये जो नॉट प्रूव्ड है ये आगे चल के क्या होगा, ये आगे चल के या तो प्रूव्ड हो जाएगा, ये या तो नॉट प्रूव्ड हो जाएगा, सॉरी डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये दोनों, ये मेन डिफरेंस है प्रूव्ड में और डिस्प्रूव्ड में। के बाद से हम लोग चलेंगे लास्ट, हमारा जो वर्ड इंडिया, इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। सॉरी ये डायरेक्ट एक्सक्लूडिंग नहीं, यहाँ पे इंक्लूडिंग होगा। तो अब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का मतलब होल ऑफ इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया हो जाएगा इंडिया का मतलब। फिर इसमें देखते हैं द एक्सप्रेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी आईटी एक्ट 2000 के थ्रू आई हैं। ये सारे चीज़ें ऐड की गई हैं आईटी एक्ट के थ्रू। ये वर्ड आपको जहाँ भी मिलेंगे तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये आईटी एक्ट से आए हैं। अब हम लोग इसी में बात करेंगे, एक मैगजिम आती है, मैगजिम है सॉरी
falses in you know falses ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फॉल्सस इन यू नो फॉल्सस इन ओमनीबस इसका मतलब क्या होता है। तो फॉल्सस इसको जनरल मीनिंग समझते हैं, तो फॉल्सस का मतलब होता है फॉल्स, यूनो का मतलब होता है वन, फॉल्सस का मतलब अगेन फॉल्स, ओमनीबस का मतलब होता है ऑल, यहाँ पे इन। तो फॉल्स इन वन फॉल्स इन ऑल, इसका मतलब अगर कोई पर्सन है और वो एक बार झूठ बोल रहा है किसी केस में, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि ये आगे चल के हमेशा झूठी बोलेगा। तो ये जनरल प्रिजम्पशन है कि अगर कोई आदमी अगर किसी एक फैक्ट केस में वो एक बार झूठ बोल दिया और वो पकड़ा जा चुका है, तो ऑलरेडी कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये जो है फॉल्स हमेशा झूठी बोलेगा, उस पर्सन को वो क्रेडिबल विटनेस नहीं मानेगी। लेकिन अब इस मैगजिम का अप्लीकेशन की बात करें कि क्या ये मैगजिम अप्लीकेशन इसका जो है वो इंडिया में होता है कि नहीं, अप्लीकेशन इंडिया में, तो इसका अप्लीकेशन इंडिया में नहीं होता है, ये जो मैगजिम है वो इंडिया में अप्लाई नहीं होती है। अब ये जो मैगजिम है, ये जो मैगजिम है हमारी, तो दिस मैगजिम नॉट अ रूल ऑफ लॉ, ये कोई रूल ऑफ लॉ से आई नहीं मैगजिम है, ये नॉर्मल एक मैगजिम है जो कि रूल ऑफ कॉशन से आई है। कि किसी चीज़ को आप देखने से पहले आप सब उसके सावधानी से, किसी एविडेंस को अगर आप चेक कर रहे हो तो आप ये सावधानी से चेक करो कि वो एविडेंस सही है या नहीं सही, वो एविडेंस जो है, जो कि जो पर्सन है जो कि एज एविडेंस यूज हो किया जा रहा है, वो सही है या नहीं सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद इसके बारे में अगर हम लोग तो लिखते हैं, कुछ लिख लेते हैं, तो कहते हैं इफ अ थिंग फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन must be taken to be false in respect of all। मीन्स सिंपल सा है कि अगर किसी चीज़ को फॉल्स लिया जाता है एक बार में, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो हमेशा फॉल करती है। और ये दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट। थ्री जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो आगे चलेंगे वो हम चलेंगे प्रिजम्पशन पे कि प्रिजम्पशंस क्या है। तो जो हमारा प्रिजम्पशन है, सेक्शन 4 हमारा बात करता है, ये सेक्शन 4 है वो बात करता है प्रिजम्पशंस की। तो सेक्शन 4 पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रिजम्पशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए 3 टाइप बताया है, एक तो बताया मे प्रिज्यूम, एक बताया शैल प्रिज्यूम, एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 टर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछता है कि कौन सा डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इसके साथ साथ एक कोई और ऑप्शन डाल देते हैं, आपको बताना रहेगा कि वो कौन सा सेक्शन 4 में डिफाइन नहीं है। तो अब हम इन तीनों को पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन क्या होता है सबसे बड़ी, तो प्रिजम्पशन का सीधा सा मतलब होता है अनुमान लगाना। हम लोग हमेशा नॉर्मली वर्ड में बोलते हैं ना कि प्रिज्यूम करते हैं, हम मान लो प्रिज्यूम कर लेते हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रिजम्पशन करना। प्रिजम्पशन को नॉर्मली हम देखें तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं इन्फरेंस। इन्फरेंस इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान, तो प्रिजम्पशन को इन्फरेंस कहते हैं। अब ये जो हम कोई भी इन्फरेंस लगाएंगे वो या तो निगेटिव में हो सकती है और या तो वो पॉजिटिव।
पॉजिटिव में हो सकती है, मतलब ये दोनों फॉर्म में हो सकती है, या तो वो इन्फ्लुएंस निगेटिव भी हो सकती है और वो निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रिजम्पशन क्या होता है, जब कोर्ट किसी चीज़ पे नोटिस के थ्रू, मतलब कि लीगल नोटिस के थ्रू या एडमिट किसी चीज़ को एडमिट कर लेता है या किसी फैक्ट को इस्टेब्लिश कर लेता है लीगल एविडेंस के थ्रू, तो ये माना जाता है कि कोर्ट ने उस चीज़ को प्रूव कर लिया, प्रिज्यूम कर लिया, उसको उसने अपने माइंड में ले आया। तो प्रिजम्पशन कोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरा होता है, एक नॉर्मल प्रिजम्पशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि काइंड्स कितने होते हैं प्रिजम्पशंस के। तो प्रिजम्पशन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला हम लोग बात करेंगे, पहला है जनरल और दूसरा आता है लीगल। ये जनरल प्रिजम्पशन है और ये लीगल प्रिजम्पशन है। तो जनरल प्रिजम्पशन जैसे कि हम लोग इसको नॉर्मली अपने हाउस होल्ड में यूज कर सकते हैं और या अपने फ्रेंड सर्कल में यूज करते हैं। जनरल प्रिजम्पशन का अगर हम देखें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तो आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, तो मैसेज जब आप भेजते हो तो मैसेज के बाद एक टिक लगता है। तो एक टिक का मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा आपके फ़ोन में डेटा सफिशिएंट था, आपके जो डेटा के थ्रू वो मैसेज आपके ओर से चला सेंड हो गया है। जब इस मैसेज पे डबल टिक लगता है तो यहाँ पे ये माना जाता है, आप ये प्रिज्यूम कर लेते हो कि देखो मैसेज मैंने भेज दिया, उसके पास पहुँच गया, लेकिन उसने अभी देखा नहीं है। लेकिन अगर वही मैसेज यहाँ पे दो ब्लू टिक हो जाए थोड़ी देर बाद, तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे, आप ये प्रिज्यूम करके चलते हो कि मैंने जो भी मैसेज भेजा वो मैसेज उसने पढ़ लिया है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो मैसेज भेजा जिसे भेजा उसी ने ही पढ़ा हो सकता है ये किसी थर्ड पर्सन ने पढ़ लिया हो, बट जो प्रिजम्पशन है कि ये मैसेज आपने जिसको भेजा वो पढ़ा जा चुका है। तो ये हमारा होता है जनरल प्रिजम्पशन, जिसको हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगला आता है लीगल प्रिजम्पशन। तो लीगल प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, तो लीगल प्रिजम्पशंस वो प्रिजम्पशंस होते हैं जो कि कोर्ट में यूज किए जाते हैं। अब कोर्ट जिन चीज को यूज करता है उसे हम लोग कहते हैं लीगल प्रिजम्पशन। अब यहाँ पे आता है लीगल प्रिजम्पशन। अब जो लीगल प्रिजम्पशन होता है ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दूसरा होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और तीसरा होता है मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो ये तीन टाइप के प्रिजम्पशंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। अब ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रिजम्पशन, इसी को हम लोग नेचुरल प्रिजम्पशन कहते हैं। और ये जो फैक्ट ऑफ लॉ होता है ये हमारा ऑलरेडी लीगल प्रिजम्पशन है। तो ये जो फैक्ट ऑफ लॉ है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है रिबटेबल, एक आता है इरिबटेबल। जो फैक्ट ऑफ लॉ होता है ये दो टाइप होता है, एक रिबटेबल होता है एक इरिबटेबल होता है। और मिक्स प्रिजम्पशन क्या होता है, जहाँ पे दोनों से रिलेटेड चीजें आती हैं उसे हम मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है, तो जहाँ पे प्रिजम्पशन, यहाँ पे क्या होता है कि ये इन्फरेंस करता है, इन्फरेंस विच नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन इन द कोर्स ऑफ नेचर। अब ये जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रिजम्पशन। इसी को हम लोग कहते हैं मे प्रिज्यूम। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल, ये जो मे प्रिज्यूम है वो यही है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है जो हम लोग अपने लॉ टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट
अ मैन इज presumed innocent until he is proved किसी पर्सन को तब तक इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। ये हमारा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। अब इसको प्रिज्यूम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे ए है और बी है, ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। अब यहाँ पे बी जो है, बी इस चीज को प्रूव करेगा कि इसने जो भी ऑफेंस कॉज किए, ए ने उसे जो भी ऑफेंस कॉज किए उस वो ग्रीवियस हर्ट उसने कॉज किया, ये इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की होगी। और बी ए जो है वो तब तक इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि बी इस चीज को प्रूव ना करे। और जब बी इस चीज को प्रूव कर देगा, अगर बी प्रूव कर देता है तो वो गिल्टी हो जाएगा। और अगर बी प्रूव नहीं कर पाता है तो उस केस में कोर्ट यही कहेगी कि ये इनोसेंट है, तो फंसाया जा रहा है। तो ये है हमारा मे प्रिज्यूम। अब हम लोग आगे चलते हैं, शैल प्रिज्यूम क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमें 114 एविडेंस एक्ट में मिलेगा, 86 में मिलेगा, 87 में मिलेगा, 88 में मिलेगा, 90 में मिलेगा। ये सारे जो हैं ये प्रिजम्पशन ऑफ अब हम लोग चलते हैं, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हो गया। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे चलते हैं। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है कि यहाँ पे जो लॉ है वो किसी चीज़ के बारे में ये सोच के चलेगा कि वो चीज़ सर्टेन है या यूनिफॉर्म है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जहाँ पे लॉ में प्रोविजंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे जज अपना जुडिशियल माइंड नहीं लगाएंगे, वह वो उस चीज़ को लेके चलेंगे कि लॉ में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम उस कोड उस चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें तो द कोर्ट और जज कैन नॉट इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज मैंडेटरी। यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्रिज्यूम, जजेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं प्रिज्यूम कर सकते। मीन जो हमने अभी रूल पढ़ा था, ए मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल ही प्रूव गिल्टी, यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। इस कंडीशन में जो भी लॉ में लिखा हुआ है उस चीज़ को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। अब इस प्रिजम्पशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और दूसरा होता है इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो रिबटेबल क्या होता है और इरिबटेबल क्या होता है? रिबटेबल में वो प्रिजम्पशंस, ऐसे प्रिजम्पशंस को कहते हैं जहाँ पे पार्टी को ये चांस रहेगा कि उस चीज़ को वो ला के एविडेंस ला करके रिबट करे। कोर्ट किसी चीज़ को प्रिज्यूम की है, उस चीज़ को आप अपने एविडेंस के थ्रू रिबट करो। रिबट मतलब कि आप उस चीज़ को प्रूव करो कि ये चीज़ नहीं थी, हम जो कह रहे हैं एक्चुअल में वो हो रहा है। अब रिबटेबल इसे कहते हैं। रिबटेबल प्रिजम्पशन, तो एक सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं। ए है, बी है, ए ने बी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने बी ने उसका रेप किया है। अब इस केस में क्या होगा कि हमारे पास लॉ है, 2003 में हमारे लॉ में अमेंडमेंट्स हुए, उसके थ्रू अब जो लॉज हैं वो ये सीधा कहते हैं कि अगर कोई वोमेन वो किसी पर्सन पे एलिगेशन लगाती है रेप का, तो उस केस में उस वोमेन ने जो भी कहा वो सही माना जाएगा। चलिए आप सीधा सा देख सकते हो सेक्शन
75 जो मूवी आई थी उसमें इस चीज़ का यूज किया गया था। तो ये वही चीज़ें हैं कि उसमें वोमेन अगर कुछ भी कहती है तो ये लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि इसने जो भी कहा वो सही है, मीन्स कि बी ने रेप का ऑफेंस किया है। अब यहाँ पे सॉरी ए ने बी के अगेंस्ट रेप का अटेम्प्ट ऑफेंस किया है। अब यहाँ पे ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रूव करेगा कि उसने ऑफेंस नहीं किया है। अब यहाँ पे ए को एविडेंस लाना पड़ेगा। जनरल रूल क्या था कि अगर नॉर्मल केस में देखें तो क्या होता था कि ए और ए ने बी पे अगर मर्डर किया है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती थी कि मतलब ए जो है वो गिल्टी तब तक नहीं जब तक कि बी प्रिज्यूम करे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए को खुद प्रूफ ला करके देना पड़ेगा कि उसने रेप नहीं किया है। और यहाँ पे क्या था कि ए को प्रूव करना पड़ता था कि उसने उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है उसको प्रूव करना पड़ता था कि उसके ऊपर मर्डर उसका किया गया है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब रिबटेबल प्रिजम्पशंस में अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे सेक्शन 83 है आईपीसी का। 83 आईपीसी कहता है कि कोई भी चाइल्ड है अगर 7 से 12 साल का वो नॉर्मली कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हो कि सर ये चाइल्ड जो है इसके पास सफिशियंट मैच्योरिटी है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ये किया है। तो इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है। इसी में लेजिटिमेसी का भी आता है। तो लेजिटिमेसी है सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये माना जाएगा कि जैसे कोई भी कपल है हस्बैंड और वाइफ, उनकी कोई भी अगर सन है या डॉटर है वो उसकी लेजिटिमेट चाइल्ड होगी। लेकिन अगर हस्बैंड के पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर वो अपना नॉन एसेस प्रूफ कर देता है तो उस केस में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि ये जो चाइल्ड है वो उसका लेजिटिमेट नहीं इलिजिटिमेट चाइल्ड है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो रिबटेबल प्रिजम्पशंस को लेके चलती है। इसी रिबटेबल प्रिजम्पशंस को हम कहते हैं शैल प्रिज्यूम। अब जो हमारा थर्ड आता है वो है इरिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। कोर्ट किसी चीज को अगर सोच लेता है तो अब उस पर आपसे एविडेंस भी लाने को नहीं कहा जाएगा कि आप इस चीज पे एविडेंस अगर दोगे भी तो भी कोर्ट ये चीज को प्रिज्यूम नहीं करेगी। पहले हम लोग इसको सिंपल सा समझते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 82 आईपीसी। इसमें क्या है, ये सीधा सीधा बात करता है डॉली एपेक्स। मतलब कोई भी चाइल्ड है अगर वो 7 साल की एज तक का है और उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, एनी ऑफेंस उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, अब आप वहाँ पे भले ही कितना भी प्रूव करो कि सर इसका मेंसरिया था, इसने जो वर्क किया है वो इंटेंशन के साथ किया है, जानबूझ के किया है, बट कोर्ट उस चाइल्ड को कोई भी सज़ा नहीं देगी। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये चाइल्ड जो है वो ऑफेंस कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इसे कहते हैं इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसी को कहा जाता है कि जो प्रिजम्पशन है वहाँ पे आप उसको रिबट नहीं कर सकते, वो इरिबटेबल है। मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको क्रॉस भी नहीं कर सकते। इसी प्रिजम्पशंस को हम लोग इसमें लिखते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, तो इट इज दोज लीगल which are not overcome by any evidence that the fact is otherwise. So it is the legal rules, it is those legal rules which are not overcome by any evidence। जहाँ पे आप कोई भी एविडेंस दे दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, that the fact is otherwise। सिंपल सा है
कि अब इसी जो हमने इरिबटेबल प्रिजम्पशंस कहा है वो कि क्या है, इसी को हम लोग लॉ में कहते हैं अपने यहाँ कॉन्क्लूसिव। ये एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है, ये एक निश्चायक सबूत होता है जिसपे आप किसी भी इसको रिबट नहीं किया जाता, इस पर नो रिबटेबल होता है या नॉट रिबटेबल होता है, इसी को कहते हैं। अब अगर हम लोग इन तीनों में अंतर देखते हैं कि एक हमारा है मे प्रिज्यूम, एक आता है हमारा सेल, आता है कंक्लूसिव प्रूफ। अब मे प्रिज्यूम में क्या आता है, मे प्रिज्यूम का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। सेल प्रिज्यूम किस में आता है, ये तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आएगा, और ये है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ये क्या है, कॉन्क्लूसिव रिबटेबल ऑफ लॉ, ये इरिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं। अब में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें सेक्शंस कौन कौन से आते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहते हैं। सेक्शन की बात करें, इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, तो 114, 86, 87, 88 और 90 ये इसमें आते हैं। सेल प्रिज्यूम में क्या क्या आता है, 108, 107 ये दोनों आते हैं, 112, 105, 79, 80, 81, 83, 85, 89 और 104 ये एविडेंस के, ये भी एविडेंस एक्ट है। और इरिबटेबल प्रिजम्पशंस की बात करें तो इसके भी स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, 41 जहाँ पे प्रोबेट की बात होती है, 82, 113, 115, 116, 17, तो ये सारे जो हैं वो इरिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ की कैटेगरी में आते हैं। के बाद से नेचुरल, अब हमारा एक लास्ट जो बचता है मिक्स्ड प्रिजम्पशन और मिक्स्ड प्रिजम्पशन। तो मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ ये क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे प्रिजम्पशन जो है वो कुछ फैक्ट से रिलेटेड होता है, कुछ लॉ से रिलेटेड होता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है कस्टम। तो कस्टम जो होता है वो हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ ये दोनों की बात करता है। तो ये जो कस्टम है वो हमारा एक मिक्स्ड प्रिजम्पशन होता है फैक्ट एंड लॉ का। अगर इसको फैक्ट के थ्रू प्रूव किया जाता है तो वो फैक्ट में आ जाता है, अगर उसको लॉ के थ्रू प्रूव किया जाता है तो उसको लॉ की प्रिजम्पशन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिजम्पशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ ये क्या होता है। तो मे प्रिज्यूम कहता है whenever it is provided by this act, whenever it is provided by this act that the court may presume a fact किसी फैक्ट को, it may either such fact as proved, तो ये कोर्ट मानेगी
कि वो चीज़ प्रूव्ड है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक इस चीज़ को प्रूव नहीं किया जाता है और मे कॉल प्रूफ फॉर इट, या उसके लिए कोई चीज़ सबूत में नहीं मांगा जाता है। सिंपल सा एग्जांपल कि ए ने बी को मारा है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर चलेगी कि ए जो है वो इनोसेंट है। अब बी जो है या प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने एविडेंसेस लेके आए या उस चीज़ को वो डिस्प्रूव करे या उस चीज़ के लिए वो अपने प्रूफ लेकर के आए। जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता, मतलब एक जब तक गिल्टी वो नहीं कर देता, तब तक ये कोर्ट के मान के चलेगी कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो इसी को कहते हैं मे प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाई दिस एक्ट, डायरेक्टेड बाई दिस एक्ट मीन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट खुद ही डायरेक्शन दे रहा है। तो ऐसे सेक्शन जहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम का यूज किया गया है तो वहाँ पे कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम किएगी, उस सेक्शन में पर्टिकुलरली दिया गया है कि ये सेल्फ प्रिज्यूम है। तो द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, कोर्ट क्या करेगी, सेल्फ प्रिज्यूम कर लेगी दैट अ फैक्ट इट शैल बी रिगार्ड एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक कि उस फैक्ट को प्रूव ना किया जाए। इसमें सीधा सा रेप वाला एग्जांपल आप उठा लीजिए कि अगर उसने कह दिया तो ये कोर्ट मान लेगी, अब सामने वाली पार्टी है उसको एविडेंस ला करके देना है कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। तो इसको कहते हैं शैल प्रिज्यूम। इसी को कहते हैं हम लोग रिबटेबल, ये रिबट किया जा सकता है। अब लास्ट आता है हमारा कॉन्क्लूसिव प्रूफ, इसी को हम लोग कहते हैं इरिबटेबल। तो इरिबटेबल क्या होता है, तो व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब किसी फैक्ट को मान लिया जाता है इस एक्ट के, इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू कि वो एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ है दूसरे का, द कोर्ट शैल, कोर्ट क्या करेगी, शैल करेगी ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, उस फैक्ट को प्रूव हो जाने के बाद रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस, वहाँ पे कोर्ट एविडेंस को अलाउ ही नहीं करेगी, शैल नॉट अलाउ एविडेंस, तो कोर्ट जो है वो एविडेंस को अलाउ नहीं होगी टू गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल 82 आईपीसी, आप कितना भी प्रूव करने के लिए एविडेंस ले आओ कि सर इसको जो गन मिली इसने इंटेंशन से मारा, ये मारने के बाद से ये भाग भी गया, इसने उस वेपन को फेंक दिया, कितना भी आप सब कुछ कर लो, बट कोर्ट ये अगर कोर्ट के सामने उस चाइल्ड ने अपनी सर्टिफिकेट दिखा के प्रूव कर दिया कि उसकी जो एज है वो 7 या 7 से कम है, तो आपने जितना भी कुछ प्रूव किया है वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कोर्ट आपको उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करने देगा कि आप उस चीज़ को प्रूव करो। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हैशटैग जुडिशरी फॉर लाइफ, हमारा पेज, आप उस पर कोई भी चीज़ें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।